मतलब कहाँ से कैसे मैनेज कर पाए वो थोड़ा। देखिए, उसमें मैं तो उसमें दौड़ में नहीं था। अच्छा, लड़ाई जो थी तो रामदास मलागढ़ भी और राजनीति में धन खूब कमाया जा सकता है क्या? देखिए अपनी सोच मैं होती आपसे पूछना चाहूंगा यदि आप असहज ना महसूस हो, नेताओं के आसपास एक व्यावसायिक लॉबी चलती है जिसे हम ठेकेदार कहते हैं। मतलब आम है जनमानस। 92 में। तब मैं पैदा नहीं हुआ, मैं 93 बोर्न हूँ। चला ट्वेंटी बस। 9 अप्रैल। बहुत गजब है आपको। आप मतलब ये आश्चर्य। आज ताई है। अच्छा 2 दिन रह गए। आज हम जिनके साथ हैं, जिनके साथ रूबरू होने वाले हैं, वो लगातार 4 चुनाव जीते। एक कार्यकाल में जब सत्ता आई तो सीपीएस रहे, दूसरे कार्यकाल में सत्ता आई तो मंत्री रहे, अपने क्षेत्र में ढेरों काम करवाए। चांद और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर। नमस्कार सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह से जो हमारा संघर्ष रहा है आपको चेज करने में, उसके लिए भी मैं बहुत, आज इस वीडियो के लिए मुझे जरूरत थी, मेरी भी शुरुआत है, तो स्वागत है आपका। थोड़े से अब चंद शब्दों में पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दें, कौन है वीरेंद्र कंवर असल में? धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कंवर, मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा था, क्योंकि ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। मेरे ताऊ जी ठाकुर प्रेम सिंह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और उसमें राजनीतिक दल जनसंघ से जो था वो जुड़े हुए। तो हम बचपन में थे तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे प्रचारक आना जाना रहता था। तो मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था और बाद में जब 10वीं की परीक्षा करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम वर्ष जो था वो मैंने किया और उसके बाद मैं महाविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए जो है मैं मीरपुर गया। तो वहाँ सीधे तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध आया। तो बचपन में ही जहाँ विद्यार्थी परिषद से संबंध आया कॉलेज समय में, तो वहीं अपना आर्य समाज जैसे संगठन के साथ भी जो था संपर्क रहा। तो हम जहाँ विद्यार्थी राजनीति से जुड़े रहे, संघ के कारण सामाजिक कार्यों से और आर्य समाज के सामाजिक समरसता कार्यक्रमों में कॉलेज में मैं जो था वो जुड़े रहे। तो निश्चित तौर से मैंने जहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद जहाँ मैं फिर मुंबई चला गया अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, मुंबई में क्या किया? की परीक्षा पास करने वहां पर अध्ययन करने के लिए वहां पर गया। तो जब मैं वापस आया तो फिर से जहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ मैं जुड़ा। पहले मैं हमीरपुर में मेरे पास जिला महामंत्री का युवा मोर्चा का दायित्व रहा। जब आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मेरा लगातार अपना लाटा पंचायत में जहाँ मेरे पिताजी उसमें प्रधान थे तो आना जाना रहता था। तो जहाँ मुझे लगता था कि हमारा अपना ये क्षेत्र जो है वो पिछड़ा हुआ, हमें कुछ और कुछ करना चाहिए। और पिताजी जहाँ जन सहयोग में, तो उसमें पंचायतों में पैसा नहीं होता था तो बहुत सारे काम हम करते रहते, तो उसमें बजट सब कुछ। संकुचित होता था। लेकिन भाग्य की विडंबना ऐसी थी कि पिताजी ज्यादा दिन उनके साथ हमारा संबंध नहीं रह सका, बीमार कम उम्र में ही जो है वो ध्यान दे। मन बड़ा उसमें विचलित था, लेकिन एकदम इस क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा सकता था। सड़कें नहीं थी, पीने का पानी नहीं था और लोगों का आग्रह भी था कि अब जो प्रधान जी ने काम छोड़े हैं वो अपने आगे बढ़ाना है। तो उसमें उन्होंने मुझे उप प्रधान जो था वो इलेक्शन में सर्वसम्मति से, उप प्रधान का चुनाव में हाँ, जो था वो प्रधान का सर्वसम्मति से मैंने जीता। और उसके 2 वर्ष के बाद जहाँ ग्राम पंचायत के लोग मुझे
सर्वसम्मति से प्रधान बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं ज्यादा समय जो है वो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे जब युवा मोर्चा का मैं जिला का अध्यक्ष भी था, तो उन्होंने मेरे कहा कि ठीक है, तो फिर आप जिला परिषद का चुनाव लड़िए। ये 2002 की बात, 2000 की बात, 2000, अच्छा ठीक है। 2000 की बात। और मैंने जब जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो वो पूरा एक तरफा था। मैं करीब 5000 वोट से वो चुनाव जो जीता 2000। जीता। और लोगों का ये मानना था कि हमारी समस्याओं का हल जो है वो आप है। और मैं भी उसी जिस मन के साथ लोगों ने मुझे वोट दिया, मैं भी ईमानदारी के साथ जो था वो उनकी समस्या के समाधान में की। जब 2002 आते आते जब मैं यहाँ आऊंगा थोड़ा, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। 2002 और 3 का ही तो किस्सा है सारा इस कहानी में, क्योंकि 1998 से लेके 2003 तक यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे रामदास मलांगड़ जी, ठीक है। 2003 में रामदास मलांगड़ जी को टिकट ना देकर बीजेपी ने आपको टिकट दिया, एक नया चेहरा जो 3 साल पहले ही जिला परिषद बना था। इस कहानी को बताइए कि मतलब कैसे मैनेज कर पाए एक नेता का टिकट, क्योंकि राजनीति में होता है, कल को यदि मान लो मैं राजनीति में आ जाऊं, मैं राइवल हो जाऊं, तो मैं चाहूंगा मुझे टिकट मिल जाए, आप अपनी कोशिशें करेंगे, मैं अपनी कोशिशें करूंगा, ये राजनीति का सत्य है, इसे तो स्वीकार हर कोई करता है। तो वो कैसे हुआ और मतलब कहाँ से कैसे मैनेज कर पाए, वो थोड़ा। देखिए, उसमें मैं तो उसमें दौड़ में नहीं था। लड़ाई जो थी वो रामदास मलांगड़ जी और देशराज मौदगिल के बीच में। अच्छा, हम अगली 93 से सक्रिय थे यहाँ। हाँ, और ये जो है ये लास्ट तक जो है वो मौदगिल जी का ही नाम रहा। मैं तो टिकट लेने के लिए भी, मैं तो वैसे ही घूमने फिरने के लिए गया था, तो मुझे तो लगता नहीं था कि मुझे जो है टिकट मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि जब धूमल जी नहीं चाहते थे कि रामदास मलांगड़ जी का टिकट कटे, और धूमल जी ने जो था वो मलांगड़ जी का ही पक्ष लिया, लेकिन जब हाईकमांड नहीं माना कि ये सीट जो है वो जीतने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा तो मेरिट पर हो जाए। तो मेरिट में जो सर्वे की रिपोर्ट थी, सर्वे के आधार पर जो था वो मुझे उसमें टिकट दिया। और पार्टी का जो विश्वास था कि ये सीट जीत करके देगा, उस विश्वास को जो 3 से आपने फिर ऐसी शुरुआत की कि बीजेपी के चाहवान ही खत्म कर दिया आपने टिकटों के। फुटलहर में तो कोई बचा ही नहीं बेचारा, कोई चाह भी रहे तो उसे लगता था कि अब पता नहीं मिलनी नहीं मिलनी, क्योंकि सीटिंग नेचुरली होता है। एक और सवाल कि राजनीति में धन खूब कमाया जा सकता है क्या? देखिए, अपनी सोच होती है, क्योंकि आजकल लोगों की मेंटेलिटी ये बन रही है कि जो राजनेता हो गया, विधायक हो गया, उसके बाद चाहे वो कोई बिजनेस करता हो ना करता हो, तो धन अच्छा हो जाएगा उसके पास। इसमें थोड़ा सा देखिए अपनी सोच होती है। द्रोणाचार्य जी थे तो उनके बेटे थे, उनके जो शिष्य थे वो कौरव भी थे, पांडव भी थे। अब कौरवों ने उनकी शिक्षा को किस रूप में लिया? उन्होंने द्रोणाचार्य जी की शिक्षा को जो है वो सत्ता प्राप्त करने, लेकिन जो पांडवों के ने जो है उस द्रोणाचार्य जी की शिक्षा को जो है वो धर्म की रक्षा के लिए। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जो आपके विपक्षी हैं या जो आपको ना चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि अब कमल साहब ने खूब धन कमा लिया है और खूब रखा हुआ है। देखिए, मैं उनको कहता हूँ कि जो मैंने जब अपना जीवन ही कुटलैंड के लिए, लोगों के लिए समर्पित किया है, तो मेरा धन भी जो है वो कुटलैंड की जनता के लिए समर्पित है। अगर वो बता दें तो जनता का और भला हो जाएगा। जो बहुत सारा धन है वो ला करके दे देंगे। जितना मुझे काम करने का या सेवा करने में जितना मुझे विधायक के रूप में जितना मिलता था, अब मुझे मिलती है, अब उसका अपील कर लो और मेरी प्रॉपर्टी को इसमें मेरे पास पहले नेता मिले जो इतनी हिम्मत करके बोल रहे हैं। मेरे पास सिवाय मकान के और दूसरे मेरे अपने बच्चे हैं, अच्छे हैं, मैंने शादी की है, इसके अलावा मेरे पास जो धन है, मैं ये कहूंगा कि जो बता देगा मैं उसी को दूं। क्योंकि मैं विरोधियों का काम तो है, विरोध करना, वो तो
लेकिन मेरे को जिज्ञासा थी, लोगों को लगता है कि शायद हाँ। मंत्री से इस तरह का सवाल ना किया जाए। नहीं मैंने बोला सब कुछ इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ लेते हैं। क्या आज के समय में, जब आपने 2003 में भी चुनाव लड़ा था, 7 में लड़ा, 12 में लड़ा, आज की डेट में चुनाव लड़ना, क्या धनबल और जनबल की अब बात आ गई है? देखिए, जब मैंने 2003 में चुनाव लड़ा तो शायद मैंने 10 और 15 लाख रुपए के बीच में खर्च किया, और लोगों ने सहयोग किया था। वो भी पैसा मैनेजेबल ही होगा कि लोगों ने सहयोग किया, उस सहयोग से हमने चुनाव लड़ा, और फिर हमें कभी लगा नहीं कि हमें कोई आवश्यकता है। हमने पूरी सेवा की भावना के साथ काम किया, हमने कोई व्यवसाय नहीं खड़े किए। और जब 2007 में फिर से चुनाव आए, फिर लोगों ने सहयोग किया। लोगों के सहयोग से हमने शायद 15 और तब तक 15-20 के आसपास हमने हमें जब तीसरा लड़ा तब भी इतने नजदीक, जैसे 12 का चुनाव आपका रोचक चुनाव था। वो 2012 में आते आते ये जो लड़ाई है अब ये माफिया और आम आदमी की। अब जिस तरीके से जो 2012 का चुनाव था, जिस तरह से लारे लपटे लगाकर, जिस तरह झूठ बोल करके, जिस तरह से धन का दुरुपयोग करके, लोगों को प्रलोभित करके चुनाव तो लड़ा जा सकता है, जीता भी जा सकता है, लेकिन लोगों की भावना के साथ काम नहीं किया। इस पर जो व्यक्ति चुनाव में धन खर्च करेगा, अगर वो इकट्ठा भी करेगा। हमने कभी मैंने कहा कि ना हमने खर्च किया और ना ही हमने इकट्ठा किया, लेकिन हमने ईमानदारी से जनता को जो रात दिन करके जो है हमने उनको सेवा दी, एक समर्पित भाव के साथ। हम ये सोचते थे कि हमारी जो जिम्मेवारी है वो परिवार के प्रति कम और जनता के प्रति जो है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप असहज ना महसूस हो, नेताओं के आसपास एक व्यावसायिक लॉबी चलती है जिसे हम ठेकेदार कहते हैं। मतलब आम जनमानस कम होता है, मतलब देखा जाए तो अगर आप किसी भी नेता के आसपास देखेंगे तो ठेकेदार ठीक ठाक होते हैं जब भी परिस्थितियां होती हैं। तो इसका कोई विशेष कारण होता है या फिर आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है? देखिए, समाज के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, निश्चित रूप से वो राजनेताओं के पास है। पिछली बार मैं चुनाव हारा हूँ, शायद उनकी अपेक्षाएं जो है वो मेरे से पूरी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि मेरी जो सोच है वो आम आदमी के प्रति है, गरीब आदमी के प्रति है, न कि भ्रष्ट लोगों के प्रति। मैं तो जैसे कहते हैं ना कि शहद का छत्ता होता है, तो छत्ते को ना खाओ, शहद ले लो। अगर तुम्हें काम मिलता है तो काम करो, लेकिन ये नहीं है कि तुम काम नहीं करें। मतलब आप ऐसा नहीं है, अब आप कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं। मैं बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि मुर्गी ही ले चलो, माफिया कि अंडे खाने की बजाय मुर्गी को खा जाओ। तो ये काम मेरे समय में नहीं हो सकता था। शायद मैंने उनके आगे इसके लिए जो है हो सकता है वो अपनी स्थिति में जाए थे। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, आपको कभी आंदोलन करते हुए, क्योंकि जब आप मंत्री थे तो कुटलहड़ तो आपका है विधानसभा क्षेत्र ही है, लेकिन जब आपके पास 4-5 मंत्रालयों का कार्यभार होता है तो आपको किन्नौर जैसे क्षेत्र को भी देखना है, आपको मंडी को भी देखना है, क्योंकि अपने महकमा भी चलाने हैं। हर महकमे से अपेक्षा होती है, पंचायती राज जैसा बड़ा मंत्रालय भी आपके पास था। क्या आपको लगता है कि 10-20% कुटलहड़ को आप थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो? देखिए, मैंने जैसे मेरे पास 4 विभागों का काम था, बड़े विभाग थे, करोड़ों रुपए का बजट जो था वो मेरे विभागों में था। मैं ये करना चाहता था कि कुटलहड़ के लोगों ने एक सफेद पगड़ी मेरे सिर पर रखी थी, ईमानदारी की। और ये जो पगड़ी है, ये पूरे प्रदेश के अंदर कुटलहड़ का एक अलग छाप दिखती थी। इसके ऊपर जो हमें कलंक नहीं लगना चाहिए। और मैंने जो 5 वर्ष का समय मिला, मैंने काम की दृष्टि से मैंने चारों विभागों को पहले नंबर 1 के ऊपर
अपने जो मीडिया का जो आकलन था, जो सबसे बेहतर विभागों में काम हुआ हाँ, पंचायती राज में तो खूब सारा बहुत सारा काम हुआ। और भ्रष्टाचार का किसी तरह का कोई गलत इल्जाम उस पर नहीं लगी, और मैं इसमें कामयाब रहा। ये बात ठीक है कि चुनाव जीतना हारना अलग विषय रहता है, लेकिन आज भी लोग जो हैं, जो मैंने जितनी योजनाओं को लागू किया, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में किया है, चाहे आज भी उनकी सराहना करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आपकी निजी जिंदगी में आते हैं। थोड़ा अपने शादी के रिलेटेड भी बताइए, आपकी शादी कब हुई, मतलब माता पिता ने करवाई या कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, माता पिताजी ने करवाई, रिश्ता हुआ। कौन से ईयर में हुई थी आपकी शादी? मेरी शादी हुई थी 92 में। 92, तब मैं पैदा नहीं हुआ, मैं 93 बोर्न हूँ। 29 अप्रैल। बहुत गजब है आपको। आप पता है कि आज ताई है। अच्छा, 2 दिन रह गए। चलो, एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने थोड़ा रोचक, दर्शकों के लिए भी थोड़ा रोचक चाहिए होता है कि हमें भी व्यूज चाहिए, सच्चाई तो यही है, सबका अपना अपना धंधा है। अब थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपके कोई 5 ऐसे काम जो आपके दिल के बहुत करीब थे कि आपने किए कुटलैहड़ के लिए, जिसके लिए आपके आरोप भी लगे हों, तो मतलब आपसे डिमांड्स आई हों और आपने फिर किए, और अब आपको लगता है कि मैंने कुछ कर दिया है यार, एटलीस्ट कुछ कर दिया है। देखो, सबसे बड़ी, मैं एक ऊपर धानी रहा, पैसा नहीं होता था पंचायत में, और मैं ये चाहता था कि मैं ये काम करूँ पंचायतों के अंदर, खूब गांव के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं बचना चाहिए जन सड़कें ना हो, पीने का पानी ना हो, अच्छे मोक्ष धाम। और जब मैं पंचायती राज मंत्री बना तो मैंने इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया इसमें। आज आप पुरलैंड में देखेंगे 30-30 लाख 50 लाख के लोग मोक्ष धाम बने, और बहुत सारे जो है वो काम गांव के अंदर पक्की रास्ते, पगडंडियां बनना, तालाब बनना, वृक्षारोपण करना, ये सारे काम जो है वो मैंने अपने और दूसरा जो सबसे बड़ा काम मैंने किया, जो गृहसारा गौवंश जो था वो सड़क। हाँ, कुटलैहड़ में नहीं है। ठीक है, अब आपको कुटलैंड में नहीं दिखता, प्रदेश के अंदर नहीं दिखता, उसमें कमी आएगी। अगर शायद 6 महीने साल और मिल जाता तो एक भी गौवंश जो था वो सड़क पर नहीं दिखता। हमने 700 रुपए गौवंश के लिए जो है वो जो है वो क्या बोलते हैं, गौग्रास के रूप में जो है वो लगवाया, जिसके कारण जो है वो अब गौशालाएं जो वो चाहती हैं, जहां मैं जाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि आपने ये जो 700 रुपए लगाए, ये जो 700 रुपए लगाया है, इससे जो है वो हमें चिंता नहीं होती है कि गौपालकों के तनख्वाह देने, एक गाय को मंथली 700 रुपए मिलता है, जबकि मतलब किसी के पास 50 है तो। हाँ, मुख्यमंत्री जी एक बार मुझे मिले थे तो कहते मैंने जो है वो बजट में कुछ नया करना है, आप बताएं। मैंने कहा 700 अभी क्या पूर्व वाले ये वर्तमान में मिले थे। अच्छा, तो मैंने उनको कहा कि जो जितनी भी गौ सेंचुरीज हैं जो बन करके तैयारी है, आप उनको चलाइए। ठीक है, उन्होंने उस टाइम तुरंत आदेश दिए, लेकिन हुआ तो नहीं कुछ भी। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं 700 रुपए कह रहे हैं कि आपकी सेंटर वाली सरकार ने पैसा रखा है, 700 रुपए से 1200 रुपए करता हूँ, ये भी उन्होंने कहा था, बजट में पास भी किया, तो मिला नहीं। तो अभी तक तो उनको नया मिला नहीं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और थोड़ा गौ के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे संख्या फिर से जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, और समाज के अंदर भी एक विषय आ रहा है कि गाय रखे कल को बछड़ा दे देती है, तो उनको दिक्कत होती है कि बछड़े को कहाँ छोड़े, कहाँ रखें। छोड़ रहे हैं तो 5-10 हजार। फिर नहीं, जगह तो मिल गई ना, जगह तो ये है, उनको छोड़ने के लिए जगह मिल गई। लेकिन दूसरा मैंने कहा था कि हमने सेक्स ऑर्डर्ड सीमन जो एआई होता है, इंजेक्शन होता है, वो सेक्स ऑर्डर जो है वो दिए जाए। अभी शिकायत लोगों की आ रही है कि अच्छी नस्ल के जो है वो सीमन जो है वो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। तो जहाँ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं कि मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि इसके लिए जो है वो आप इनपुट्स दे दो, बजाय दूध का रेट बढ़ाने के आप गऊ खरीदने के लिए सब्सिडी दे दो, भैंस खरीदने के लिए सब्सिडी दे दो, ताकि लोग जो है वो छोटे छोटे डेयरी फार्म्स के लिए जो है वो आप कोई एक नई योजना हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ये व्यवस्था की थी
आप जिससे जो अब समय आ गया है कि लोग जो है वो गाय भैंस रखना छोड़ रहे हैं, तो नौजवान जो है वो इस और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैंक जो है उनको कोऑपरेट नहीं करता। ये मेरी बैंक से हमेशा इस बात के लिए लड़ाई शिकायत रही है शिकायत रही। है। तो ये चीजें जो है वो सरकार और करनी है। एक आपने बिल्डिंग्स बनाई, आपने बिल्डिंग्स का जिक्र नहीं किया, आपने बिल्डिंग्स काफी बनाई। मैंने जो अपने समय में बहुत सारे, हमारा एक ब्लॉक का भवन होता था, वो 1975 में इसी जगह चल रहा था, और जिसको मैं ये कह सकता कि जहाँ वीडियो बैठता था या वीडियो साहब बैठते थे या जो दूसरे कर्मचारी बैठते थे, उनको उनको ठीक जगह नहीं, और कोई प्रधान साहिबान आते थे, लोग मिलने के लिए आते थे, कामों के लिए आते थे, तो उनको कोई जगह ठीक से जगह नहीं बैठने के लिए वो तो वैसी मैंने व्यवस्था। हाँ तो मैंने आज जो बंगाना के अंदर वीडियो ऑफिस बनाया है, वो हिमाचल का सबसे बढ़िया वीडियो ऑफिस है। मेरे ख्याल 10.5 करोड़ रुपए की लागत से कई वीडियो ऑफिस आने पड़ा है। और इसके साथ जो जमीन बच गई थी, तो वहां पर मैंने कहा था कि इसको जो है बीडीसी की आय के साथ जो है वो जोड़ने के लिए यहाँ पर मॉल बनाया जाए, और उसकी हमने प्रॉपर Commercial land है तो कमर्शियल लैंड सी उसकी ड्राइंग्स वगैरह बनवाई थी, और 2 करोड़ रुपए बीडीसी के पास में पड़ा था। मैंने कहा विभाग की तरफ से भी हम वो आप भी पढ़ा है मेरे ख्याल से। हाँ 2-3 करोड़ रुपए हम उसको जो है वो देंगे, और ये जो है वो एक व्यवसायिक परिसर जो है वो यहाँ पर बनाएंगे, ताकि लोगों को भी सुविधा होगी। पार्किंग भी हम बनाएंगे, सारी तो बंगाना में है ही बहुत हाँ। दूसरा हमने मिनी सेक्रेटरी बनाया कि सारे जो हमारे एक जगह सिर्फ है या एक जगह इकट्ठे हो जाए। अब तहसील की हालत देखी, अब पता है सबसे तो बढ़िया मैंने यहाँ ऑफिस दिया। ये दोनों तो आपके बंगाना के लिए तो नेचुरली बात है यार। हॉस्पिटल्स पे थोड़ा, पर मैंने भी आपका बहुत विरोधाभास किया है पूर्व में, जब मैं देवभूमि के साथ काम कर रहा था। आज हॉस्पिटल्स आपको, आपकी बिल्डिंग्स आप ही ने पैसा वो अलॉट करवाया दोनों, ठाणा का बंगाना। ऐसा था ना कि एक समय था कि जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग्स चाहिए थी, वहां पर इन्होंने बना दी आदमी, और जहाँ आदमी की चाहिए थी वहां बना दी, बना दी पशुओं की। ठीक है ना। तो लेकर फिर हमने कहा कि हमने कहा कि अब ये बना दिया है, कहाँ लेकर के जाएंगे, तो अच्छी ये भी चले, यहाँ थोड़ी रौनक हो जाए। तो हमने कॉलेज की बिल्डिंग भी वहां पर बना दी, ताकि ये हब बन जाए। और ये सब डिवीजन है, तो सब डिविजनल हॉस्पिटल यहाँ पर बननी चाहिए। जब आप कांग्रेस का समय था, उसमें सिर्फ यहाँ पर एक डॉक्टर की दो, और जब हमने यहाँ पर सब डिविजनल हॉस्पिटल भी घोषित कराया, और आज 5 डॉक्टर्स जो हैं वो आपके बंगाना के अंदर है, आज स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं। आज उससे आगे ये चलना चाहिए था। ये बिल्डिंग जो यहाँ दूसरी पर तरफ बन रही ओटी वाली, ये आप ही के टाइम में से मेरे टाइम में 15-15.5 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिया है। ये सब डिविजनल जो बन रहा है, तो 60 बिस्तर का ये हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है। ओपीडी भी बन रहा है, साथ में इंडोर भी बन रहा है, साथ में ऑपरेशन थिएटर भी बन रहा है। ये सारी धीरे ओटी की ही धीरे ज्यादा समस्या थी बंगाना में। सारी सुविधाएं जो है वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ तो ये आप ही मेरे अपने कार्यकाल के अंदर। और ठाणा कला वाली भी आप, ठाणे कला का भी मैंने कहा कि ये भी एक सेंटर पॉइंट ये है। कितना ये इसमें भी 7 डॉक्टर्स हैं, ओके, बराबर किया था मैंने यहाँ भी और वहां पर भी। निजाम तो लगते हैं आप पर कि ठाणा कला को आप ज्यादा जाते हैं। ठाणा कला में भी आदमी रहते हैं, और पर क्या ये दोनों बेल्टों का चलता है। नहीं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो वहीं के वहीं हैं, जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैंने अपने टाइम में मैं कोई इल्जाम वाली बात नहीं हुई। आज अगर बंगाना में कोई नई चीज बनानी हो तो जगह नहीं है। हाँ, अब अब मैं नहीं कहना चाहता हूँ सेंट्रल स्कूल बनाना। सेंट्रल स्कूल पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लिए है। हम इसको एक साइड में लेके जाना पड़ा, क्योंकि वहां पर जमीन नहीं थी। अगर मैं इसको मेन रोड पर लाना चाहता था कि डुमकर के पास, लेकिन डुमकर के पास किसी को जमीन नहीं उपलब्ध हुआ। तो ये कहने का कि जहां पशुओं का हॉस्पिटल चाहिए, कितने एमएलए रहे, मैं नाम नहीं अब लेना चाहता हूँ आप नहीं, और वहां पर इन्होंने जो है जो पशुओं का खोलना चाहिए था, वहां पर इन्होंने आदमियों को खोल दिया। अब वहां आदमी कोई नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से। अब रास्ते भी
लोग देते नहीं है, जमीनें देते नहीं है, एकदम साइड में पड़ता है। जब तक लोग वहां पर गाड़ी बस से उतर के गाड़ी लेकर के हॉस्पिटल तक पहुंचे, तब तक ठाणा कला में इलाज करा के चले जाते हैं। हाँ, ये सुविधा है थाना ठीक है ना। तो कोई चीज जो है वो ठीक जगह पर चाहिए। एक लॉजिक में जो विरोध करते हैं, इस लॉजिक को मैंने पहले भी एड्रेस किया था कि ठाणे कला का हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर है रेदर देन बनाना, क्योंकि जो बुजुर्ग दवाई लेने आते हैं, जिनको घुटनों में दर्द है, जिनसे चला नहीं जाता, उनके लिए ठाणा कला ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 10-15 रुपए किराए का फर्क है, लेकिन वो सीधा बस स्टैंड से उतरकर हॉस्पिटल एंटर कर जाएंगे। जबकि बंगाणा में थोड़ा पैदल चलना पड़ता है उन्हें, 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाके। ये एड्रेस मैंने आपसे करवाया इसको एड्रेस। ये तो हो गए हमारे। अच्छा, अब हम उस मोड में आ गए हैं कि अच्छा इंटरव्यू चल रहा है। आपको क्या लगता है, आप थोड़ा बीजेपी की भी बात कर लें। बीजेपी के अंदर एक द्वंद छिड़ा हुआ है अच्छा खासा। मेरे को पता है आप कमेंट नहीं करेंगे इतनी आसानी से, लेकिन है अंदर एक अंतर्द्वंद चला हुआ है। आपकी राज्यसभा की सीट हुई, आपके यहाँ भी एक प्रत्याशी जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में आ गए। आपने भी स्वागत किया कि जो आता है उसका स्वागत है। आपने अटल जी की पंक्तियां दोहराई कि कोई छूटना नहीं चाहिए, जो आता है उसका स्वागत है। क्या पार्टी में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल, पार्टी बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और यहाँ पर भी पार्टी ने शायद एक बड़ा प्रयास किया था कि कांग्रेस में दिया जाए हिमाचल को, लेकिन शायद बीच में सफल नहीं रहे, और उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ रहा है। वो लोग जो है उनको हमें अपनाना पड़ रहा है, लेकिन अपनाया है, लेकिन आप उनको भी बड़ा दिल करके जो है वो साथ चलना है। हाँ, क्योंकि कुछ नाम लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, कुछ नाम है जैसे रमेश धवाला जी, 1998 की सरकार भाजपा के बनाने में अहम योगदान। रविंद्र रवि जी, अगर 2017 में लोग कहते हैं कि जीते होते तो शायद मुख्यमंत्री होते। सतपाल सत्ती जी, जो 17 में जीते होते तो शायद मुख्यमंत्री होते। आपका नाम मुख्यमंत्री की दौड़ में था। फिर अपने आदरणीय राकेश पठानिया जी, बहुत सारे नाम हैं। रामलाल मार्कंडे जी पूर्व में मंत्री रहे हैं आपके साथ ही। मतलब इन नामों को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। क्या पार्टी में ये सब ठीक अपनी अपनी जगह पे हैं? वाला जी तो बहुत की बड़ी पार्टी है और बड़े स्तर पर सोचती है। लोकसभा के चुनाव में हमने कहा कि 400 पार कर दी, लेकिन हम 240 पर अटक गए। पार्टी का थिंक टैंक ने मंथन किया, विचार किया, उन कमियों को दूर किया, और बाद में हरियाणा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई। निश्चित रूप से यहाँ पर भी चिंतन मंथन चल रहा है। समय पार्टी को हारने वाले को टिकट थोड़ा देगी, जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट होगा। कोई गारंटेड नहीं होता कि टिकट लेकर के दे दिया। कोई हमारी कोई कमजोरी नहीं है जिसके कारण कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन पार्टी चिंतन करेगी, मंथन करेगी, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट देगी, और जो जिसको टिकट देगी पार्टी उसके साथ चलेगी। पहले भी साथ चले, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ लोग पार्टी में होते हैं जो कभी घूम घूम करके, कभी एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल, तीसरे डाल, फिर वो ऐसी जगह आ जाते हैं कि लोगों को नसीहतें देना शुरू कर देते हैं, है ना। अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मुझे अपने गिरबान में झांकना है। हर व्यक्ति को, पार्टी के व्यक्ति को जो है वो गिरबान में झांकना है कि वो कितने पाक साफ है। तो बाकी जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। तो पार्टी का निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि है, सब उसके साथ है। एक बढ़िया नोट के साथ इस इंटरव्यू का हम अंत करेंगे कि कंवर साहब ने एक खासियत रही इनकी कि इन्होंने अगर तंज भी कसा तो ऐसा कसा कि कभी किसी सामने वाले को एहसास नहीं होने दिया। कि इसीलिए लोग इन्हें शर्माने भी कहते हैं कुटलहड़ में, कि नाराजगी भी होगी तो कुछ इस तरह दिखाएंगे कि सामने वाले को एहसास नहीं होगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला वीडियो था, पहला इंटरव्यू था, और बहुत सहजता के साथ हो गया। आपकी मुस्कुराहट मिलती रही जो बहुत बढ़िया था। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार से 1 महीने में आपने यहाँ तक लाया है, तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाइए। थैंक यू।